हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनग एकेडमी पर। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड हमने डिस्कस किया था, जिसमें से पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और थर्ड था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम करेंगे ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो ऐसा कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो बच्चों, जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, उसका ग्राफ बनता है। वो कैसा बनता है? पैराबोलिक शेप में बनता है। वो बनता है पैराबोला के शेप में, जिसको कहते हैं PARABOL। पैराबोला एक शेप होता है, तो पैराबोला के शेप में बनता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसा शेप होता है। बच्चों, अब मैं आपको इस शेप क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब तक जो हमने लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ देखा है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है और ग्राफ देख के भी हम पहचान जाते हैं कि ये ग्राफ लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ है। बच्चों, इसका ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ लीनियर इक्वेशन का कैसा बनता है। जैसे ये आप ले लीजिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ग्राफ चाहे कैसा भी आपको ग्राफ दिख सकता है, ऐसे 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 हो सकता है, ये बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे हो सकता है, बट हमेशा ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। ग्राफ किसी भी और तरीके का नहीं बनेगा। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखें तो आप समझ जाइए कि ये ग्राफ एक लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है बच्चों, वो पैराबोलिक शेप का होता है। ठीक है बच्चों, पैराबोलिक शेप का होता है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ग्राफिकल मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब बच्चों, एक प्रॉब्लम ये आती है इसमें, जैसे आप देखें कि इसमें ax² + bx + c = 0। अच्छा, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ एक्स है, वाई जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो हम कैसे ग्राफ बनाएं? तो ठीक है बच्चों, यही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फिर भी ग्राफ बनाएं। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल लेके, और एग्जाम्पल ये है कि हमें सॉल्व करना है, कौन सा इक्वेशन है? x² + 2x - 3 = 0। ये हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप, आप इसको स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए या ध्यान से देखते रहिए। पहला स्टेप देखिए, यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा है लेट y = x² + 3x - 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। वो है x² + bx + c = 0। मतलब राइट साइड में 0 रहे, बाकी सारी चीज़ें लेफ्ट में रहे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, x² + 2x - 3 = 0, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। तो हमने सीधे क्या कर लिया, लेट y = x² + 2x - 3 = 0। ऑलरेडी हमने लिख लिया, ये ऑलरेडी दिया हुआ, हमने सिर्फ y = इसको कर दिया। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, सेकंड स्टेप देखें। अब ये हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, जब भी हमको किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है, लीनियर का तो हमने ग्राफ काफ़ी बनाया हुआ है 9th में, और अभी पॉलिनोमियल जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा है उसमें भी हमने काफ़ी ग्राफ बनाया हुआ है। तो इतना हमें पता होगा कि x की आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करें, से x की वैल्यू इस इक्वेशन में आप कोई भी वैल्यू पुट करें। अगर हम छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू छोटी मिलेगी, तो ग्राफ बनाना हमारे लिए आसान होगा। ग्राफ को ज़्यादा बड़े लेवल पे स्केलिंग नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम कोई छोटी वैल्यू लेते हैं और ऐसी वैल्यू चूज करते हैं कि ये सॉल्व होके और एक न्यूमेरिकली छोटी वैल्यू आपको मिले, ये ध्यान रखते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने लिया x = 1, x = 1 लिया, और जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया बच्चों, तो 1 और ये +2 × 1 हो गया 2 और -3, तो ये मिल गया हमें 0, और ये y के इक्वल है, तो y = 0। मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने पे ये y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ऐसे ही हमने x की अगली वैल्यू जो ली बच्चों, आप देख सकते हैं, ये हमने -1 ली। तो जब -1 रख के आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू जो मिली
वो -4 मिल गई। ऐसे ही हमने 5 वैल्यू यहाँ पे ली, अगली वैल्यू x की 2 ली तो y की वैल्यू 5 आ गई सॉल्व होके। फिर जब हमने -3 ली तो 0 आ गई, और जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू -3 आ गई। अच्छा, हर एक बार एक x की वैल्यू के लिए y की एक डिफरेंट वैल्यू हमें मिल रही है। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की 0, फिर हमने -1 पुट करी तो -1 के लिए y की वैल्यू -4 आ गई। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो उस x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 5 आ गई। जब हमने x की वैल्यू -3 पुट करी तो उस -3 के लिए y की वैल्यू कितनी आ गई? 0, और ऐसे ही जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू -3। तो हर एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू हमें मिली। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, ये हमारे लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए। देखो लिखा है यहाँ पे, नाउ वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। कैसे कैसे? पहला 1 0, बच्चों यहाँ पे हमने कहा ना पहला 1 0, एक कोऑर्डिनेट हो गया 1 0, अगला हो गया -1 -4, ये देखिए, फिर 2 5, फिर -3 0 एंड 0 -3। 5 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। तो मतलब कोऑर्डिनेट्स जब मिल गया तो प्लॉटिंग आसान हो गई हमारे लिए। अब हम इसको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं बच्चों, इतना काम कर सकते हैं, अब हम इसको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको प्लॉट करते हैं, और जब हम प्लॉट करेंगे तो बच्चों ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए, y = इक्वेशन वही है, x² + 2x - 3। आपने नोटिस किया होगा कि x की वैल्यू जब हमने -3 पुट करी थी तो y की वैल्यू 0 आई थी। ये देखिए वो पॉइंट है। x की वैल्यू जब हमने बच्चों 3 पुट करी थी तो y की वैल्यू 0 आई थी। वो यहाँ पे प्लॉटिंग इसमें नहीं दिखाया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, जब यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 है, सबसे पहली वैल्यू थी, जब हमने x की वैल्यू, आप नोटिस कर सकते हैं, जब x की वैल्यू हमने 1 पुट करी थी, आप देखिए इसमें 1 0, तो पहला पॉइंट 1 0, फिर -1 -4, फिर 2 5, 1 0, देखिए इसमें, ये देखिए बच्चों, ये है 1 0 1 0, यही तो पॉइंट है। x1 और y0, मतलब y0 का मतलब क्या हुआ, ना आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, और x की वैल्यू 1, तो ये 1 0 है। ऐसे ही -3 0 भी हमारे पास था। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 0 -3 भी था। ये देखिए, ये पॉइंट है 0 -3। तो इस तरह से ऐसे ही 5 या 5 से ज़्यादा पॉइंट लेके जब हम सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये शेप हमें मिलेगा। ये देखिए, इस शेप को ही बेटा पैराबोला कहते हैं, या पैराबोलिक शेप इसको कहते हैं। ये शेप होता है पैराबोलिक शेप। अब ये अपवर्ड पैराबोलिक शेप दिख रहा है, और ऐसे ही एक डाउनवर्ड पैराबोलिक शेप भी आपको दिखेगा। तो बच्चों हम ये भी समझेंगे कि अपवर्ड पैराबोलिक शेप कब मिलेगा और डाउनवर्ड पैराबोलिक शेप कब मिलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए y की वैल्यू क्या है, x² + 2x - 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बच्चों, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वही तो a होता है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मतलब a की वैल्यू 1। तो जब भी बच्चों ध्यान दीजिए इस बात को, a > 0, तो वहाँ पे अपवर्ड पैराबोलिक शेप बनेगा, और जब भी a < 0 होगा तो वहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोलिक शेप बनेगा। अब डाउनवर्ड पैराबोलिक शेप कुछ ऐसे बनता है, जैसे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो ये ऐसे बनेगा डाउनवर्ड पैराबोलिक। ये डाउनवर्ड पैराबोलिक शेप है, और अपवर्ड आप देख ही रहे हैं इसमें, ये जो शेप है ये अपवर्ड है। ये ऊपर की तरफ ओपन है ना, तो इसको हम यू शेप कह सकते हैं, और जो डाउनवर्ड है इसको हम एन शेप बोलते हैं। एन की तरह दिखता है ये डाउनवर्ड, और जो अपवर्ड है वो यू की तरह दिखता है। तो जब भी a की वैल्यू > 0 है, यानी a की पॉजिटिव वैल्यू हो, > 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो, तो वहाँ पे यू शेप्ड पैराबोला बनता है। और जहाँ भी a की वैल्यू माइनस में हो, यानी <0 हो, वहाँ पे एन शेप्ड पैराबोला बनता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, पेपर में कभी कभी ग्राफ देके
और कुछ चीज़ें ग्राफ के बेस पे आपसे पूछा जाता है। देखो बच्चों, एक बात आप ये समझ लो कि ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करने की जब तक स्पेशली मेंशन ना किया जाए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कभी भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, तो बोर्ड में तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ग्राफ वो दे सकते हैं और उस ग्राफ को इंटरप्रेट करना होगा आपको, और फिर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा उस ग्राफ के बेस पे। तो इसलिए ग्राफ कैसे बन रहा है और ग्राफ को इंटरप्रेट करना आपको सीखना होगा, तो इसके लिए मेथड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आगे देखिए आप, इफ एज लेस देन 0 देन द पैराबोला हैज अ मैक्सिमम पॉइंट एंड इट ओपन्स डाउनवर्ड। देखिए बच्चों, ये यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या है, -2x² + 5x + 3। तो मतलब हम देख सकते हैं जो x² का कोफिशिएंट है a वो लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू मतलब लेस देन 0। और यहाँ पे आप शेप देखिए पैराबोला का, एन शेप्ड पैराबोला, ये देखिए आप लिखा हुआ है एन शेप्ड पैराबोला। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ग्राफ बनाना आपने सीख लिया, ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करना है, क्या क्या मतलब होता है उस ग्राफ का, ये आपने सीख लिया। और हाँ, अब लास्ट बात ये बताना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमने शुरू किया था कि ठीक है ग्राफ बनाना तो हम सीख गए, लेकिन सॉल्व कहाँ हुआ। जैसे मैंने ये हम लोगों ने इक्वेशन लिया था x² + 2x - 3, x² + 2x - 3। तो बच्चों सॉल्व कैसे हो, ग्राफ तो हमने इसका बना लिया, ये है इसका ग्राफ, ये ग्राफ दिख रहा है, बट ये है कि इस ग्राफ से कैसे ये पता चला कि ये सॉल्व हो गया, क्योंकि हमने जो पढ़ना स्टार्ट किया था वो फोर्थ मेथड यही तो था कि टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ तो बनाया बट सॉल्व कहाँ हुआ, आंसर क्या है। सॉल्व करने का मतलब बच्चों होता है रूट्स निकालना। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, रूट्स निकालना। एक्स की वैल्यू जाएंगी, 2 वैल्यू जाएंगी, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहाँ है, तो बच्चों सिंपल सी बात है, आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे पहचानना है। देखिए ग्राफ ये हमें देखना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने देखा, ये देखिए एक्स एक्सिस को, ये पैराबोलिक शेप जो है, ये पैराबोला जो है वो एक सबसे पहले +1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये राइट साइड में जो है ओरिजिन के, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में 1, एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स की एक वैल्यू हो गई 1। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये -3, ये x की वैल्यू कितनी है, -3, तो दूसरी x की वैल्यू हो गई -3। तो यही आंसर हो गया। अब आप इस इक्वेशन को x² + 2x - 3 = 0 को किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर x = -3 एंड x = 1 ही होगा। तो ग्राफिकल मेथड अगर ग्राफ बना हुआ है तो कितनी आसानी से हम देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि -3 और +1 यही आंसर है। तो अब हमने ग्राफ का पूरा इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया कि अगर अपवर्ड ओपन हो, डाउनवर्ड ओपन हो तो उसका क्या मतलब हुआ, अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसका क्या मतलब हुआ, अगर एक जगह कर रहा है। अब देखो बच्चों, एक और बात आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी है, कभी कभी ग्राफ ऐसे बनता है, जैसे ये हो गया, ये ग्राफ बच्चों ऐसे बन सकता है। ये देखिए, ये सिर्फ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा है। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस को 1 पे कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर आपने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स तो 2 आएंगी, एक्स की 2 वैल्यू आएगी, और ये इंटरसेक्ट तो एक ही जगह कर रहा है। अभी आपने बताया कि जहाँ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वही दोनों रूट्स होते हैं, वही एक्स की 2 वैल्यूज रूट होंगी। यहाँ तो x = 1 पे सिर्फ इंटरसेक्ट किया, यानी टच करके निकल गया। इंटरसेक्ट करता तो 2 जगह करता, ये टच करके निकला है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकला है। तो इसका मतलब इसका आंसर है बच्चों x = 1 एंड x = 1, दोनों बार 1 ही है, इसीलिए सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा है। अच्छा, अगर आपको एक ऐसा ग्राफ बना हुआ दिख जाए, ये ऐसा बना हुआ दिख जाए या ऐसा बना हुआ दिख जाए, और पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन बताइए, आंसर बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर बताइए, तो आप क्या आंसर बताएंगे। अगर आप ग्राफ को इंटरप्रेट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये पैराबोलिक शेप जो है, ये पैराबोला, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, ना ये
अपवर्ड जो ओपन है वो, ना ये डाउनवर्ड ओपन है वो, ये दोनों ही कहीं भी इंटरसेक्ट एक्सिस को कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या इसका मतलब हम ये कहें कि कोई भी रूट है ही नहीं? हाँ बिल्कुल, ये जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने ये ग्राफ या ये ग्राफ बनाया है उसका कोई भी रियल रूट है ही नहीं। तो मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू जो 3 कंडीशंस बताई थी, एक जब d इज ग्रेटर देन 0, अभी मैं आपको बना के बताता हूँ, मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। एक बताया था d इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा हो, एक बताया था d इज इक्वल टू 0, और एक बताया था d इज लेस देन 0। 3 कंडीशंस आपको हमने बताई थी। d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब मैंने बताया था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब ये कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करेगा या फिर ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। तो हम देख सकते हैं कि 2 जगह, ये देखो ना, एक यहाँ एक यहाँ। अगर हम सिर्फ अपवर्ड ओपन जो पैराबोला है अगर उसको ले लें तो 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो रियल और डिस्टिंक्ट मतलब ये अलग x की वैल्यू, ये अलग, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अगर d इज इक्वल टू 0 ले लें, d इज इक्वल टू 0 में मैंने आपको बताया था कि रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इसका कुछ शेप, इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, एक जगह टच करके निकलता है सिर्फ। जैसे ये अगर 3 है तो दोनों रूट x के क्या हो जाएंगे, 3, दोनों 3 ही रहेंगे, तो ये हो गया रियल एंड इक्वल। और d इज लेस देन 0 पे मैंने आपको बताया था नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो इसका कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। मतलब ऐसे बनने का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। तो बच्चों ग्राफिकल मेथड में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप डाउट मेरे तक पहुँचाइए, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।